हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं प्राध्यापक ए.बी. पोमने सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी स्थूल अर्थशास्त्र की विशेषताएं या स्थूल अर्थशास्त्र के लक्षण। स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तकरीबन हर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक का अध्ययन अच्छी तरह से करें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 8 मेन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर नंबर फर्स्ट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। फीचर नंबर सेकेंड, इनकम थेरी। फीचर नंबर थर्ड, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फीचर नंबर फोर्थ, इंटरडिपेंडेंस। फीचर नंबर फिफ्थ, लंपिंग मेथड। फीचर नंबर सिक्स्थ, ग्रोथ मॉडल्स। फीचर नंबर सेवेंथ, जनरल प्राइस लेवल। फीचर नंबर 8, policy oriented. So students, let us discuss these features one by one. फीचर नंबर फर्स्ट, यानी इस ब्रांच की पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है या पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी समुच्चय का अध्ययन या कुल राशियों का अध्ययन। स्टूडेंट्स, स्थूल अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए चलों का, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय रोजगार, साधारण कीमत स्तर, व्यापार चक्र, समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, इन सभी का अध्ययन करता है। यानी कि स्टूडेंट्स, स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत चलों का, जैसे कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत आपूर्ति, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत निवेश जैसे घटकों का अध्ययन नहीं किया जाता। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycles, aggregate demand, aggregate supply, etc. ओके स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता की ओर। और दूसरी विशेषता है इनकम थेरी, यानी आय सिद्धांत या उत्पन्न सिद्धांत। स्टूडेंट्स, स्थूल अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत या उत्पन्न सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की संकल्पना, उसका निर्धारण, राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक, राष्ट्रीय आय नापने का तरीका या पद्धति और सामाजिक लेखांकन, इन सभी का अध्ययन स्थूल अर्थशास्त्र ही करता है। इसके साथ ही समग्र मांग और समग्र आपूर्ति, इनका अध्ययन भी
स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर ही किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण निर्माण होने वाले व्यापार चक्र यानी मुद्रास्फीति और अवस्फीति के बारे में स्पष्टीकरण करने का काम भी स्थूल अर्थशास्त्र ही करता है। इसलिए स्टूडेंट्स स्थूल अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत यानी इनकम थ्योरी इस नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, macroeconomics is also known as income theory because it studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement, and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuations in the national income that lead to business cycles, that is inflation and deflation. स्टूडेंट्स, इस फीचर के ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको डू यू एग्री और डिसएग्री इस प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। और वो प्रश्न किस प्रकार का होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। इसलिए इस फीचर का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करें। चलो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र की तीसरी विशेषता की ओर। और वो तीसरी विशेषता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यानी साधारण संतुलन विश्लेषण। साधारण संतुलन विश्लेषण। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से पता है कि आंशिक संतुलन विश्लेषण यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का आधार है। उसी प्रकार साधारण संतुलन विश्लेषण यानी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्थूल आर्थिक विश्लेषण का आधार है। समग्र चलों का वर्तन और उनकी कार्य पद्धति, इनसे स्थूल अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, ना कि विशिष्ट चल के वर्तन से जुड़ा है। इसके साथ ही साधारण संतुलन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग, आपूर्ति और कीमत इनके वर्तन से संबंधित है। इट मीन्स मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस is based on general equilibrium analysis. Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. Okay students, अब चलो चलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र की चौथी विशेषता की ओर। और वो है इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता या परस्परावलंबन। स्टूडेंट्स, समग्र आर्थिक चलों का जैसे कि आय, उत्पादन, रोजगार, निवेश, कीमत स्तर, इनके परस्परावलंबन का विचार स्थूल विश्लेषण में किया जाता है। ये सभी समग्र चल एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कैसे? चलो उदाहरण देखते हैं। निवेश स्तर यानी जब इन्वेस्टमेंट लेवल बदल जाती है तो आय स्तर, उत्पादन स्तर, रोजगार स्तर और आखिर में आर्थिक वृद्धि का स्तर बदल जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट interdependence between aggregate economic variables such as income, output,
employment, investments, price level, etc. For example, changes in the level of investment will finally result into changes in the levels of income, levels of output, employment, and eventually the level of economic growth. ओके गाइस, अब चलो चलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र की पांचवी विशेषता की ओर, और वो पांचवा लक्षण है लंपिंग मेथड, यानी एकत्रीकरण पद्धति। एकत्रीकरण पद्धति स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर स्लाइसिंग मेथड यानी विभाजन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर लंपिंग मेथड यानी एकत्रीकरण पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लंपिंग मेथड के अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स का नहीं बल्कि एग्रीगेट यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। लंपिंग मेथड संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, न कि अर्थव्यवस्था के छोटे हिस्से का। प्राध्यापक बोल्डिंग के अनुसार पेड़ों का समुच्चय या समूह उसे जंगल कहते हैं, और जंगल के अंदर ना ही केवल एक पेड़ की गुण विशेषताएं दिखाई देती है, बल्कि जितने भी पेड़ होते हैं उन सभी की गुण विशेषताएं दिखाई देती है। उसी प्रकार समग्र चलन से स्थूल अर्थशास्त्र बनता है और व्यक्तिगत चलन से सूक्ष्म अर्थशास्त्र बनता है। इस उदाहरण के द्वारा प्राध्यापक बोल्डिंग ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र के बीच का भेद दर्शाया है, यानी कि मानो सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक पेड़ से संबंधित है, तो दूसरी ओर स्थूल अर्थशास्त्र पूरे जंगल से संबंधित है। सो स्टूडेंट्स, लंपिंग मेथड is the study of the whole economy rather than its part. According to Professor Bolding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. This reveals the difference between microeconomics and macroeconomics. ओके स्टूडेंट्स, अब चलो चलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र की अगली विशेषता की ओर, और अगली विशेषता या लक्षण है ग्रोथ मॉडल्स यानी वृद्धि प्रतिमान। स्टूडेंट्स, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में योगदान देने वाले विभिन्न फैक्टर्स, इनका अध्ययन स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर ही किया जाता है। ग्रोथ मॉडल्स यानी वृद्धि प्रतिमान विकसित करने के लिए स्थूल अर्थशास्त्र उपयुक्त यानी यूजफुल है, और आर्थिक विकास का अध्ययन करते वक्त इन्हीं प्रतिमानों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मूलभूत और भारी उद्योगों के ऊपर जोर देने वाला महालनोबिस का वृद्धि प्रतिमान। सो स्टूडेंट्स, macroeconomics studies various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasized on basic and heavy industries. Okay guys, अब चलो चलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र की अगली विशेषता की ओर, और वो अगली विशेषता या लक्षण है जनरल प्राइस लेवल
यानी साधारण कीमत स्तर। साधारण कीमत स्तर। स्टूडेंट्स, साधारण कीमत स्तर का निर्धारण और उसके अंदर होने वाले चेंजेस, इनका अध्ययन स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। साधारण कीमत स्तर किसे कहा जाता है, यानी साधारण कीमत स्तर का मतलब क्या है? चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था के अंदर वर्तमान स्थिति में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुएं और सेवाएं, इनके कीमतों की औसत, जिसे साधारण कीमत स्तर कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल are studied in macroeconomics. General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. ओके स्टूडेंट्स, अब चलो चलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र के लास्ट फीचर की ओर, और वो लास्ट का फीचर है पॉलिसी ओरिएंटेड, यानी नीति उन्मुखता। नीति उन्मुखता। स्टूडेंट्स, लॉर्ड केन्स के अनुसार स्थूल अर्थशास्त्र नीति उन्मुख शास्त्र है, यानी कि पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है, जो आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन, रोजगार का निर्माण, मुद्रास्फीति का नियंत्रण और अपस्फीति से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना आदि से जुड़ी आर्थिक नीतियाँ तैयार करते वक्त मदद करता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स, macroeconomics is a policy oriented science. It helps in formulating suitable economic policies to promote economic growth, to generate employment, to control inflation, to pull the economy out of depression, etc. Okay students, here the part of features is over. Remaining part of macroeconomics we will see in the next video. Thank you and have a nice day.